हेलो बच्चों, आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बोर्ड के एग्जाम में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल आइसोमेरिज्म से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। मीन्स आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जी मेंस हो, जी एडवांस हो, नीट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री अगर है तो आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा है। इसलिए आइसोमेरिज्म को आपको बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से सीखना पड़ेगा और इसके हर कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है और आइसोमर क्या होते हैं। टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी आइसोमेरिज्म होती है, तो हम ऐसे कहें कि टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर। मीन्स दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहते हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो एक बार मैं रिपीट जरूर करूंगा कि टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but have different chemical and physical properties are called isomer and this phenomena is called isomerism। और आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म मींस आइसोमेरिज्म को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करें, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, तो अगर हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करें तो हम ट्री के जरिए, आइसोमेरिज्म ट्री के जरिए आइसोमेरिज्म को के टाइप्स को बता सकते हैं। आइसोमेरिज्म को हम मोटे तौर पर दो क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। मींस मेनली आइसोमेरिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को, यहां मैंने हेडिंग हटा दी है जगह बनाने के लिए। आइसोमेरिज्म को अगर हम देखें तो आइसोमेरिज्म को हम मेनली दो क्लास के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है और कब प्रोड्यूस होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब प्रोड्यूस होगा, हम कैसे फाइंड करेंगे कि पर्टिकुलर आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाए, जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाए तो हम कहेंगे कि उनके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर मैं इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर की बात करूं, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसके अंदर अगर हम एटम का अरेंजमेंट देखें तो क्या आएगा, HHHCHHOH। दो कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ऑक्सीजन से एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो ये हो गया एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। और दूसरा मैं कहूं डाइमिथाइल ईथर CH3O, इसमें जो एटम का अरेंजमेंट है वो किस तरह से है कि ऑक्सीजन से दो कार्बन अटैच हैं डाइमिथाइल ईथर के अंदर, जबकि एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन से एक तरफ कार्बन अटैच है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन अटैच है। तो आप ये देखेंगे कि एटम के अरेंजमेंट में जब डिफरेंस आएगा, जब कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं उनके अरेंजमेंट में जब डिफरेंस आ जाएगा, उनके कनेक्ट होने के तरीके में डिफरेंस आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगर हम क्लासिफाई करें, फर्दर क्लासिफाई करें, इस एग्जांपल को मैं इरेज कर रहा हूं।
फर्दर क्लासीफाई करें तो इनको 6 क्लास के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को हम फर्दर 6 क्लास के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। थर्ड है, पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, थर्ड है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आइसोमेरिज्म को, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फोर्थ है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिफ्थ है मेटामेरिज्म और सिक्स है टोटोमेरिज्म। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को 6 क्लास के अंदर क्लासीफाई करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, इसी को हम न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं और इसी को हम स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। लेकिन अभी हम इसके मेन नेम जो है मेन नेम है उनको ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, चौथा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिफ्थ है मेटामेरिज्म और सिक्स है टोटोमेरिज्म। इसी तरह से अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम फर्दर 2 क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो हम देखें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कब प्रोड्यूस होता है? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है कि जब 2 ऐसे कंपाउंड्स हों जिनमें एटम का अरेंजमेंट सेम है लेकिन 3 डायमेंशनल में स्पेस के अंदर उनका अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो जाए, उनका डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, स्पेस के अंदर उनका डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एटम का अरेंजमेंट सेम है लेकिन 3 डायमेंशनल में जो ओरिएंटेशन है एटम का, वो ओरिएंटेशन अगर डिफरेंट हो जाए तो उसे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। ये 2 तरह का हो सकता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को हम फिर से 2 क्लास के अंदर क्लासीफाई करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से एक जनरल इंट्रोडक्शन आइसोमेरिज्म का हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म कह लें या क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म कह लें, जिसमें आइसोमेरिज्म को हमने 2 क्लास में क्लासीफाई किया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब होता है? जब एटम का अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाए, डिफरेंट तरह के जो एटम हैं वो किस तरह से अरेंज है, उनका कनेक्टिविटी क्या है, उनके कनेक्टिविटी में जब डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है तो उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जब कनेक्टिविटी सेम रहे, एटम आपस में किस तरह से कनेक्ट हैं, किस ऑर्डर में कनेक्ट हैं, ये सेम रहे लेकिन 3 डायमेंशन में इनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए तो उसे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम फर्दर 6 क्लास में क्लासीफाई करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। ठीक इसी तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम 2 क्लास में क्लासीफाई करते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को फिर से हम 2 क्लास में क्लासीफाई करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम इन आइसोमेरिज्म को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और इनको बारी बारी से खत्म करने के बाद फिर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर पहुंचेंगे। अब हम आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म चालू करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में भी चेन आइसोमेरिज्म को हम सबसे पहले लेते हैं। मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कब प्रोड्यूस होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होता है जब एटम की जो कनेक्टिविटी है कि किसी एटम से कौन सा एटम कनेक्ट हो रहा है, तो जब एटम की कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ जाता है तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये कनेक्टिविटी में डिफरेंस केवल कार्बन एटम की वजह से प्रोड्यूस हुआ है।
ध्यान देना कि मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से क्या कह रहा हूं कि जब ये कनेक्टिविटी में डिफरेंस केवल कार्बन एटम की वजह से प्रोड्यूस हुआ है तो उसे हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म को एक बार मैं अलग तरीके से और बता रहा हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म होता है ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें एटम की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है और ये कनेक्टिविटी में डिफरेंस केवल कार्बन एटम की वजह से प्रोड्यूस हो, मीन्स कार्बन एटम की कनेक्टिविटी में डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाए, मीन्स कार्बन की जो बेसिक चेन है उसमें डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाए और इसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगा उसको हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। और इस तरह से जो दो आइसोमर हैं उनको हम चेन आइसोमर कहेंगे। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। चेन आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है कि जब कार्बन चेन जो प्रिंसिपल जो मेन कार्बन चेन है उसमें जब डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है तो उसे हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। कुछ पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। पहली बात कि चेन आइसोमेरिज्म कब प्रोड्यूस होगा। चेन आइसोमेरिज्म उस समय प्रोड्यूस होगा जब कार्बन एटम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, जैसे उसकी लेंथ चेंज हो जाए, तो इस तरह का जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगा उसे हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। दूसरी बात कि चेन आइसोमेरिज्म ऑलवेज एक ही फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करती है या एक ही क्लास ऑफ कंपाउंड को बिलोंग करेगी, या तो उसमें केवल एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा या क्लास चेंज हो जाए, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो लेकिन क्लास चेंज हो जाए, जैसे ओपन चेन और क्लोज चेन हो जाए। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन जैसे सपोज करो हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोल है और एक ओपन चेन कंपाउंड को ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये ओपन चेन कंपाउंड हो गया। तो आप ये देखिए कि इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम दिखाई दे रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद भी ये एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं है। और ये दोनों अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है। तो फंक्शनल ग्रुप सेम होने के बाद भी ये एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं है और एक कंपाउंड एक क्लास ऑफ कंपाउंड के मेंबर नहीं है, इसलिए ये दोनों चेन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म कब होता है। चेन आइसोमेरिज्म उसी समय होता है जब कोई पेरेंटल चेन की लेंथ में चेंज आ जाए। तो जब पेरेंटल चेन की लेंथ में चेंज, कार्बन चेन की लेंथ में चेंज होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होता है उसे हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। चेन आइसोमेरिज्म को हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम एल्काइन को छोड़ दें तो बाकी कंपाउंड्स के अंदर 4 कार्बन या इससे ज्यादा कार्बन होने पर चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाती है, लेकिन एल्काइन के अंदर 5 कार्बन से चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। चेन आइसोमेरिज्म को हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये एग्जाम्पल हटा दूं, ये बोर्ड पर जो लिखा हुआ है। अगर हम एल्कीन के अंदर देखें, फर्स्ट एल्कीन, तो एल्कीन में 4 कार्बन या इससे ज्यादा होने पर चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। इसका पहला अगर मेंबर देखें तो C4H10, C4H10 के अंदर चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसमें 2 आइसोमर होंगे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के, पहले नॉर्मल ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, इस चेन को हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के जरिए भी बता सकते हैं 1 2 3 4। तो ये हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाए या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए, ये स्ट्रेट चेन हमको मिल रही है, ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इसमें साइड चेन प्रोड्यूस हो जाए। क्या प्रोड्यूस हो जाए, साइड चेन प्रोड्यूस हो जाए, ये आइसोब्यूटेन है और इसे भी हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के जरिए बता सकते हैं। तो इस तरह से C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड के अंदर 2 आइसोमर मिलेगा, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। दूसरा एग्जांपल लें हम B C5H12। तो इसके जो डिफरेंट आइसोमर है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो डिफरेंट आइसोमर है उनको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के जरिए ही एक्सप्लेन करते हैं या मैं बताता हूं। पहला मेंबर है वो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेंबर का स्ट्रेट चेन वाला है, नॉर्मल पेंटिंग करके। अगर हम इस कार्बन को यहां पर लिया है 1 2, तो ये हमको एक और आइसोमर मिल गया। और इसका अगर हम तीसरा आइसोमर देखें तो वो हमको कैसे मिलेगा,
1 2 3 4 5, ये नियोपेंटेन मिल गया। तो आप ये देखिए कि C5H12 के अंदर 3 आइसोमर पॉसिबल है। तो एल्केन अगर 4 कार्बन है या इससे ज्यादा है तो उसके अंदर हमको चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाती है। एल्कीन के अंदर अगर हम देखें, चेक करें, तो एल्कीन के अंदर भी 4 कार्बन या इससे ज्यादा होने पर चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाएगी। सेकंड है एल्कीन। एल्कीन में 4 कार्बन या इससे ज्यादा होने पर चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, और इसका हम एग्जांपल लें C4H8, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के जरिए ही मैं बताऊंगा। तो पहला इसका नॉर्मल ब्यूटीन हो जाएगा या ब्यूट 1 हो जाएगा। अगर मैं डबल बॉन्ड को यहां लेके आऊंगा तो वो चेन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आएगा। अभी मैं केवल चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल ले रहा हूं। तो अगला एग्जांपल जो आएगा चेन आइसोमेरिज्म के अंदर, वो क्या हो सकता है, वो आइसोब्यूटीन हो सकता है। तो आप ये देखिए कि 4 कार्बन वाले एल्कीन के अंदर हमको 2 आइसोमर देखने के लिए मिले। थर्ड, अगर हम एल्काइन लें, एल्काइन में 5 कार्बन या इससे ज्यादा होने पर चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। अगर मैं 4 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर 4 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर चेन आइसोमेरिज्म बताने की कोशिश करूं तो देखो ये हो गया। और इसके बाद अगर हम इसमें साइड में कार्बन चेन नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। इसलिए एल्काइन के अंदर जो आइसोमेरिज्म है वो 5 कार्बन से ही चालू होगी। तो इसका पहला जो एग्जांपल मिलेगा हमको एल्काइन के अंदर C5H8, और इसमें पहला मेंबर है CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते हैं तो जो आइसोमर मिलेगा वो पोजीशन आइसोमर होगा, वो चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल नहीं होगा। चेन आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल है जो प्रिंसिपल चेन में हम इसकी लेंथ को चेंज कर दें, मीन CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये 2 इसके चेन आइसोमर हो गए। तो इस तरह से एल्काइन के अंदर 5 कार्बन होने पर या इससे ज्यादा होने पर चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। इसके बाद हम अगला एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, एग्जांपल 4 ले रहे हम, कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो नाइट्रोसो जैसे ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऐसा कोई कंपाउंड लें जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसे मैं अल्काइल हैलाइड ले लूं, तो अल्काइल हैलाइड के अंदर जो एग्जांपल हमको पहला चेन आइसोमेरिज्म का मिलेगा वो 4 कार्बन से ही मिलेगा। अल्काइल हैलाइड जिसको हम RX से डिनोट करते हैं, और C4H9Cl इसका पहला एग्जांपल हो गया। इसमें पहला मॉलिक्यूल मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH2Cl। अगर मैं Cl की पोजीशन चेंज करता हूं तो चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल नहीं बनेगा, बल्कि किसका एग्जांपल बनेगा, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल बनेगा। चेन आइसोमेरिज्म का जो अगला एग्जांपल है वो है CH3 CH CH3 CH2Cl। तो चेन आइसोमेरिज्म तभी प्रोड्यूस होती है जब कार्बन की प्रिंसिपल चेन की स्ट्रक्चर में या उसकी लेंथ में चेंज आता है, तभी हमको चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जिसमें सब्स्टिट्यूएंट वाले कंपाउंड के अंदर जिसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उनके अंदर भी 4 कार्बन या इससे ज्यादा होने पर चेन आइसोमेरिज्म हमको देखने को मिलेगी। अगर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मैं अल्कोहल ले लूं, कोई फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड ले लें, जैसे 5th नंबर पर अल्कोहल ले लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता हूं C4H9OH। 3 कार्बन वाले अल्कोहल के अंदर चेन आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी, पोजीशन मिल सकती है। लेकिन अभी हम एग्जांपल अगर चेन आइसोमेरिज्म का देखें तो पहला एग्जांपल है, पहली स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 CH2OH, और चेन आइसोमेरिज्म तभी मिलेगी जब प्रिंसिपल चेन जो है, कार्बन की जो चेन है, उसकी लेंथ में या स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाए। तो देखिए इसमें स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन की चेन है, ये साइड चेन आ गई और प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन की है। तो ये जो आइसोमर होंगे वो चेन आइसोमर होंगे, और जो आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी इसके अंदर वो चेन आइसोमेरिज्म होगी। तो इस तरह से हम चेन आइसोमेरिज्म को अच्छे से समझ गए होंगे कि जब
कार्बन की चेन में, कार्बन की प्रिंसिपल चेन में उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज आए, उसकी लेंथ में कोई चेंज आए, तो चेन आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है। चेन आइसोमेरिज्म के बाद अब हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। पोजिशनल आइसोमेरिज्म कब प्रोड्यूस होता है? जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में डिफरेंस है ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट और पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। मीन्स ऐसा नहीं हो कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, जैसे अल्कोहल है और उसकी जगह ईथर हो जाए, या प्राइमरी एमीन की जगह सेकेंडरी या टर्सरी एमीन हो जाए। नहीं, फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। तो जब कोई दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर फार्मूले में डिफरेंस आ गया ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, या फिर ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, या फिर ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम पोजिशनल आइसोमर बोलते हैं और इस फिनोमिना को हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कुछ एग्जांपल की हेल्प से मैं पोजीशन आइसोमेरिज्म को आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज करो मैं पहला एग्जांपल किसी एल्कीन का ले रहा हूं। एग्जांपल फर्स्ट, मैंने एल्कीन लिया है C4H8। तो C4H8 के डिफरेंट पोजिशनल आइसोमर हम बनाते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1 इन हो गया। अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस कर दूं, 1 इन की जगह में 2 इन बना दूं, मीन्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो हम ये देखेंगे इन दोनों एल्कीन में क्या डिफरेंस है। ये डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आ गया। तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस होने की वजह से ये दोनों जो आइसोमर है ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये पोजिशनल आइसोमर या पोजीशन आइसोमर की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे ही मैं एग्जांपल 2 में कोई अल्काइन ले लेता हूं। सपोज करो हमने ले लिया C4H6, ब्यूटाइन ले लिया। इसमें फर्स्ट आइसोमर में बना रहा हूं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ब्यूट 1 आइन है। अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देता हूं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये ब्यूट 2 आइन हो गया। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? अगर हम देखें तो इन दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। इसकी वजह से ये जो आइसोमेरिज्म आएगा इसे हम पोजिशनल आइसोमर बोलेंगे। मैं फिर से ऊपर वाले एग्जांपल में कुछ और चीज बताता हूं। सपोज करो मैं CH3 को यहां से उठाकर इस कार्बन से लगा देता हूं, मीन्स मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये जो एग्जाम्पल है ये पोजिशनल एग्जाम्पल का नहीं है, बल्कि किसका हो जाएगा? ये चेन आइसोमर का एग्जाम्पल है। ये कौन सी आइसोमेरिज्म है इसके अंदर? तो एग्जाम्पल फर्स्ट और इस स्ट्रक्चर में चेन आइसोमेरिज्म है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं है। और एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड के अंदर अगर हम देखते हैं तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म उसी समय प्रोड्यूस होती है जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज आ जाए, या ऐसे ही कोई सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में अगर चेंज आ जाता है। जैसे हम एग्जांपल 3 लेते हैं। एग्जांपल 3 में मैं ले रहा हूं C3H7Cl। अब इसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए। पहली स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2Cl, 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या है? 1 क्लोरोप्रोपेन। क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे है। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, फर्स्ट कार्बन से लाकर सेकंड कार्बन में ले आऊं, तो CH3 CHCl CH3, तो ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन ये दोनों आइसोमर किस लिए प्रोड्यूस हुए? क्योंकि क्लोरीन की पोजीशन में डिफरेंस आ गया, चेंज आ गया, इसलिए इस आइसोमर को, इन दोनों को हम, ये दोनों किस कैटेगरी में आएंगे? ये पोजिशनल आइसोमर की कैटेगरी में आएंगे। और कौन सा आइसोमेरिज्म इसके अंदर प्रेजेंट है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म इसके अंदर प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल से समझें। एग्जांपल 4, सपोज करो हमने लिया C2H4Cl, C2H4Cl। अब इसका एक एग्जांपल हो सकता है CH3CHClCl, 1,1 डाइक्लोरोएथिल।
दूसरा एग्जाम्पल है कि मैं एक Cl को इस कार्बन से अटैच कर। सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये 1,2 डाइक्लोरोएथिन हो गया। तो 1,1 डाइक्लोरोएथिन और 1,2 डाइक्लोरोएथिन, इन दोनों में अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें तो बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है? बेसिक डिफरेंस आ रहा है कि क्लोरीन की पोजीशन में, क्लोरीन की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, इसलिए ये किस कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे? ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में रखे जाएंगे। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल 4 भी ले सकता हूं। एग्जाम्पल 4, हमने कंपाउंड लिया C3H7OH। तो इसमें एक फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाऊं मैं CH3CH2CH2OH। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? प्रोपेन 1 ओल है। फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से जुड़ा है। दूसरा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है CH3CHOH CH3। प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 1 ओल और प्रोपेन 2 ओल। तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप में पोजीशन चेंज होने की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए ये दो जो एग्जाम्पल है ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हो गया। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? 2 or more organic compound having same molecular formula but they have different structural formula due to difference in position of double bond or triple bond or substituent और फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं इसमें अल्कोहल की जगह ईथर कर देता हूं तो वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा। तो सेम फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल अल्कोहल, इनकी पोजीशन में चेंज आ गया तो इसे हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में रखेंगे।